भी मैं तहे दिल से श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसी तरह आज हमसे जुड़े हुए नए मेहमान, उनका ही तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, क्योंकि कहते हैं स्वागत शब्दांकित होता है, स्वागत स्नेहांकित होता है और स्वागत वलयांकित भी होता है। और उसी श्रृंखला में आज की नवरात्र की इतनी सुंदर कड़ी और उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय भी बहुत बढ़िया है कि परिवार है, वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि परिवार है तो जिंदगी है, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाव से बढ़कर कोई दुनिया नहीं होती, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता और पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता। इसलिए परिवार है तो जिंदगी है, परिवार है तो हम बहुत खुश हैं। तो कैसे आनी चाहिए हमारे रिश्तों में मिठास, आज हम देखेंगे। आज की हमारी है गेस्ट। सही में ऊंचे ओहदों पर खुद को बिठा लेना, बेशक खूबसूरत वस्त्र से, पहराव से खुद को सजा लेना, नेक कामों से दौलत कमाना और इसके साथ सबके साथ में रिश्ते में एक मिठास भरना, इसका दूसरा नाम है परवीन जी रानी, जो आज की हमारी गेस्ट है। माननीय प्रवीण जी रानी लंदन, इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति व हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जुटी सोनीपत जिले की बेटी प्रवीण जी रानी, हरियाणवी संस्कृति को विदेश में रोशन करना, उसे आगे बढ़ाना, ये प्रवीण जी का लक्ष्य रहा है। कहते हैं ना, कर्मवीर के आगे दुनिया का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें भी दिशा दिखाती है जब मानव आगे बढ़ता है। प्रवीण जी इसी उक्ति को सार्थक करती है। अपनी प्रतिभाओं के दम पर उन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता को इंग्लैंड की कल्चर के साथ जोड़ा। इंग्लैंड में बसे भारतीयों के साथ मिलकर एक सामाजिक संस्था का गठन किया, जिसका नाम दिया गया हरियाणा इन यूके एसोसिएशन। प्रवीण जी उसके फाउंडर सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही आज उससे 500 NRI जुड़े। आवली गांव में जन्मी प्रवीण जी रानी, इन्होंने BA, BEd, MA, MBA, MPhil ये डिग्रियां हासिल की हैं और अभी PhD कर रही है। लंदन के जाने माने किंग्स मेड स्कूल इंग्लैंड की वो डायरेक्टर एंड गवर्नर भी है। भारत की नारी को समाज में बराबर का सम्मान मिले और विश्व की मानस पटल भारतीय नारी औरों के लिए प्रेरक बने, ये उनके विचारधारा रंग लाई और उन्होंने मिसेस इंडिया यूके गुडविल क्वीन ये अवार्ड 2018 में जीता। प्रवीण जी रानी ऐसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी महिला है जिनको हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन्होंने समाज सेवा के लिए, जबकि हरियाणा के राज्यपाल रहे सत्यदेव जी नारायण, इन्होंने महिला शक्ति के लिए प्रवीण जी को सम्मानित किया है। यूके इंग्लैंड में प्रवीण रानी ग्लोबल किडनी फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर की है। ऐसे इरादों की धनी प्रवीण जी रानी लंदन, इनको श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन महिला शाखा पुणे विभाग की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाता है। माननीय प्रवीण जी रानी। सबसे प्रथम मैं यहाँ पे स्वागत आप सभी का करती हूँ और माननीय प्राध्यापिका सुरेखा जी कटारिया, इनको मैं विनंती करती हूँ कि आज के कार्यक्रम का आप स्वागत एवं प्रास्ताविक और मनोगत कीजिए और अतिथियों का स्वागत कीजिए। माननीय प्राध्यापिका सुरेखा जी कटारिया। जय जिनेन, सबको सादर जय जिनेन। आज नवदुर्गा नारी शक्ति पुरस्कार 2020 ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन महिला शाखा की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार एवं मुलाकात लेने का आज एक 7वां दिन है। नवरात्र घट स्थापना
कि ये 7वीं मालाएं गुंफने आ रही है लंदन में रहने वाली, तो भी भारतीय संस्कार और संस्कृति को जतन करने वाली हमारी श्रीमती प्रवीण जी रानी, आपका मैं तहे दिल से ऑल इंडिया कटारिया महिला शाखा की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन में आई हुई अनुभूतियां अपना गुरु रहती है, ये मेरी खुद की अनुभूति है। बड़ा होने के लिए, यश शिखर पर पहुंचने के लिए बड़ों के अनुभव का अनुकरण करने से कम समय में यश कमाने के लिए उसका उपयोग होता है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अनुभवी वक्ताओं का अनुकरण करने से, सुनने से खुद का अनुभव और भी परिपक्व बनता है। ये सब मध्य नजरअंदाज रखते हुए आज ऑल इंडिया कटारिया महिला शाखा ने ये मुलाकात का आयोजन किया है। मुंह पर हंसी रखो, दिमाग शांत रखो, तो दिमाग को भी शांति मिलेगा। दिमाग ये जो अपना है, भगवान ने दिया हुआ तोहफा है। हर काम दिमाग से ही करते हैं। दिमाग को ज्यादा तेज चलाने से कभी कभी वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट भी आती है। बराबर है ना प्रवीण जी रानी? बराबर है ना? हाँ जी, बहुत खूब कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये क्यों होता है? इसके लिए क्या करना चाहिए जानने हेतु हमारे बीच में लंदन रहने वाली हमारी सहेली प्रवीण जी रानी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसी तरह आज हमारे बीच में हम महिलाएं तो काम करती है, करेगी, लेकिन हम करते हुए काम को सराहने हेतु, हमें प्रेरणा देने हेतु हमारे हर हुन्नरी श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी कटारिया, उसी तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतिलाल जी संघवी एवं मुंबई, उसी तरह ललित जी संघवी जो अभी राजस्थान में है, माता के मंदिर में। जब मेरा उनका फोन हो गया तभी बोले कि भाभी जी मेरा रेंज आ गया तो जरूर जुड़ जाऊंगा और आप सबको माता के दर्शन करवा दूंगा। मैं मेरी बहुत खुशी हो गई। तो ललित जी संघवी और उनके श्रीमती जी ललिता जी, उसी तरह आज हमारे साथ में राजेंद्र जी कटारिया, उनके श्रीमती जी सुरेखा जी कटारिया भी आपके साथ में है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रवीण रानी जी की मुलाकात लेने जा रही है, जिन्होंने दूरदर्शन पर मेरी भी मुलाकात ली थी। पुणे आकाशवाणी पर काम करने वाली हमारी बिटिया डॉक्टर श्वेता राठौड़, इनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी महिलाओं को, मेरे भाइयों को जरूर जरूर कहना चाहती हूँ, जीवन आधा सुख, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं आपको बताती हूँ कि जीवन में आधा दुख जो आता है मेरे बहनों भाइयों, तो गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत है मगर सच्चाई दिखाता है, और सच्चाई दिखाने में वो कभी भी घबराता नहीं है। उसी तरह अपने जीवन को, अंतर मन को टटोलो, और टटोलने के लिए जीना चाहिए। वो सच्चाई अपने को सही रास्ते पे लाएगी, और ये सच्चाई सही रास्ते पे लाने के लिए हम महिलाएं जो काम कर रही है, खुद के लिए तो कोई भी जीता है रानी जी, लेकिन औरों के लिए जीना भी जीना है। जीना उसका जीना है जो औरों को खुशबू देता है, मधुबन उसका जीना है। ये मधुबन जैसे जीना, खुद जीते जीते औरों को जीने के लिए प्रवृत्त करना, आनंद देना, और हमारी कड़वाहटें दूर करने हेतु हमारे बीच में आई हुई आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे प्रायोजक जो संस्कृति, हमारे जो प्रवीणा जी हैं,
और उसी तरह हमारे मितेश भैया है। हम काम करते हैं लेकिन काम सुरेखा अकेली कुछ नहीं कर सकती, करूंगी भी, लेकिन सबको साथ में लेके जब काम करते हैं ना तो जो खुशी मिलती है अकेले में काम करने में नहीं खुशी मिलती। ये सब खुशी देने वाले मेरे भाई बहन आज मेरे साथ में है, इसीलिए मैं ज्यादा खुश हूँ। आज तो मेरे माता जी के दर्शन हो गए। मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि जिनका 16 साल तक निरंतर वर्ष तक चल रहा है, वो माता रानी का आशीर्वाद लेके आपके बीच में मैं आई हूँ। मेरी चेहरे की प्रसन्नता उसी का ही कारण है और आपके बीच में आई हूँ। मैं सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और यहाँ विराम लेती हूँ। जय आनंद, जय महावीर, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा जी। सही में शब्दों से परे है आपके गुणों की गरिमा। भाव मेरे असीम है पर शब्दों की सीमा, क्योंकि बाकी सभी व्यक्तित्व से निराली है आपकी महिमा, निराली है आपकी प्रतिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा जी हमसे जुड़ने के लिए और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार रानी जी, परी जी, प्रवीण जी और परवीन जी। आपके इतने चारों नाम जो हमने बायोग्राफी में देखे, आपके यूट्यूब चैनल्स हमने देखे, तो किस नाम से कहे तो आपके परी जैसी दिखती है तो मैं परी ही कहूंगी आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन ने जो नियोजित संयोजित किया हुआ ये कार्यक्रम है। नवरात्रि दुर्गा महोत्सव पर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान आपको किया जा रहा है, तो उसमें आपका बहुत स्वागत। तो परवीन जी, अब हम चालू करते हैं आपके सफर को। एक मुझे पूछना, एक ऐसे मनीषा हो रही है कि आंवली गांव में आप जन्मी, सोनीपत में आपने पढ़ाई की, रोहतक में उच्च शिक्षण लिया और आज की ये प्रवीण रानी परी हमारे साथ दिख रही। तो आपका बचपन कैसे था? किस तरह से आपका बचपन हुआ? किस तरह से आप पली बड़ी? आपके माँ बाप कैसे थे? किस तरह से आपको संस्कार उन्होंने दिए? हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। सबसे पहले आप सबको नमस्ते। जैनेंद्र, आई होप मैंने ठीक बोला होगा, जय जैनेंद्र ऐसा ही। और सभी जितने भी गेस्ट जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन को और खासकर राजेंद्र भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इस लायक समझा और इस सम्मान के लायक समझा और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो आगे जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि गांव में वहाँ पैदा हुए शहर में तो सफर कैसा रहा। अलग बात यही रही कि जैसे कहते हैं कि माँ जो है सबसे पहली टीचर होती है, और मेरी माँ प्रोफेशन से भी टीचर थी और वैसे स्पिरिचुअलिटी से वो जुड़ी हुई थी। और कहते हैं कि काफी चीजें हम माँ बाप की गोद में खेलते खेलते कब सीख लेते हैं वो पता ही नहीं चला। जैसे मम्मी स्कूल रन करती थी तो वो गुण भी खेलते खेलते, कहते हैं ना कि जब मम्मी नहीं होती थी तो खुद से टीचर बन के बैठना, ऐसे ही सबको देखना संभालना, तो वो गुण अपने आप कैसे आगे, वो मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी, सीखने नहीं पड़े वो सब चीजें। और वैसे ही कहते हैं कि ये सब चीजें अचीवमेंट्स कैसे आती हैं, वो तब आती हैं जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा होता है। और जैसे बहुत छोटे तभी हम गांव से शहर में शिफ्ट हो गए, और आम जैसे लड़कियां होती हैं उन्हीं की तरह मैंने भी सारी चीजें, वही बात है कि पढ़ाई की। हमेशा घर में यही कहा जाता था कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अच्छे वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वही चीजें हमने भी बचपन से सुनी थी और हमेशा यही था कि पढ़ते रहे, और आज भी जब भी मौका मिलता है पढ़ाई से कभी पीछा नहीं छूटता है। वही देखते हैं क्योंकि अपने आप को अगर अपडेट रखना है, जैसे हम हर चीज को अपडेट रहते हैं, जब भी नया फोन आता है मार्केट में तो पहले बुकिंग करा देते हैं, तो हर चीज को अपडेट रखना हमें लगता है कि जरूरी है। तो उसी तरह से खुद को अपडेट रखना, ये होल लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, तो खुद को ऐसे ही अपने आप को भी अपडेट रखना बहुत जरूरी है।
जी तो कोई और खास आपका क्वेश्चन, पता नहीं मैंने आपके आंसर का जवाब दिया या नहीं दिया आपका। नहीं, बहुत खूब। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके भाई बहन रहेंगे और पूरे एक छोटे से गांव से लेके आप लंदन तक पहुंची, तो वो जर्नी कैसे हुई? आ, जैसे मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैं एक छोटी बहन हूँ, क्योंकि घर में बहुत चाव था माँ बाप को कि घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। तो 2 बड़े भाइयों के बाद एक मैं सबसे छोटी हूँ घर में। और शादी में मैं 20 साल की रही थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद से अगर मैं कहूँ कि मेरा असली सफर शुरू हुआ, तो उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद भी मैंने बीलिव किया, एमलिव किया, और जब मैं एमए प्रीवियस में थी तब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने पूरी इतनी पढ़ाई की, उसके बाद भी मैं पढ़ती रही। और उसके बाद जब मैं बीएड कर रही थी, तभी अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा, यहाँ पर तो तुम्हारी सारी डिग्री की हो गई है, तुम ऐसा करो, अब तुम बाहर से कोई डिग्री ले लो। तो मैंने कहा ठीक, मैंने सोचा ऐसे ही मजाक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीरियस कहता हूँ, यहाँ सारी डिग्रियां खत्म हो गई, तुम ऐसा करो कुछ बाहर से करके आओ। तो बस जैसे ही बीएड वहाँ समाप्त हुई, तो मैंने यहाँ आने का प्लान किया। और मेरे बड़े भाई पहले से ही यहाँ पर रहते थे, इसीलिए उन्होंने भी इतना बड़ा जो है डिसीजन ले लिया था कि तुम जाओ बाहर, कुछ वहाँ से डिग्रियां लेकर आओ। लेकिन फिर यहाँ पर रहना, लाइफस्टाइल और सब कुछ अच्छा लगा, तो सोचा कि यहाँ पर हर तरह से अच्छा है, क्योंकि ना मतलब करप्शन है, ना पोल्यूशन है, क्वालिटी लाइफ है, तो क्यों ना हम यहीं पर और अपने बच्चों को जो है और अच्छा फ्यूचर दें। तो बस इसी सोच से फिर यहीं हम हो गए। हम यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन हैं। तो आप कहाँ से करवाया? बीएड मैंने वहीं से, इंडिया से ही की थी उस वक्त। लेकिन मैंने यहाँ से भी की है। यहाँ पर डीईटी बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो बीएड इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पर डीईटी होती है, आप टीचर हो जाते हो। तो मैंने यहाँ से भी की, यहाँ आने के। अच्छा बताइए, आप बोल रहे 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, तो फिर शादी के बाद आप कितने इंडिया ही? हाँ जी, शादी के बाद कितने साल तक इंडिया रही आप? शादी के बाद आप लगा लीजिए कि मैं 2011 में आई हूँ, तब तक मैं वहीं थी। और हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो भी 2 भाई हैं, बहन उनकी भी नहीं है। तो ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते काफ़ी चीज़ें हम सीख जाते हैं। शादी से पहले जैसे मायके की तरफ भी काइंड ऑफ ज्वाइंट फैमिली ही थी, घर अलग अलग थे लेकिन किचन अपनी अलग थी। तो ज्वाइंट फैमिली में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आज जो आपने वो रखा है, आज का टॉपिक, वो काफी कुछ उसी से मिलता जुलता रहेगा, और काफी अच्छे जो चीजें मैंने सीखी वो मैं आपको बता पाऊंगी। लेकिन पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगी। जी जी, डेफिनेटली हम भी बहुत उत्सुक है आपसे जानने के लिए। मुझे एक बात बताइएगा परवीन जी, आपने बोला सही में जॉइंट फैमिली के तो बहुत फायदे होते हैं, हर एक चीज के फायदे भी होते हैं, तोटे भी होते हैं। नहीं, बहुत आदर होता है, ये बात तो सब लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई होती है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, आप जब इंडिया में थी, जब तक आप लंदन आगे गई पढ़ने के लिए, तब तक इंडिया में थी, तो शादी के बाद भी आपकी एजुकेशनल जर्नी चालू थी? हाँ जी, उसके बाद मैंने शादी के बाद भी मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने वही बताया कि मैं कभी घर नहीं बैठी। उसके बाद भी मैंने बीलिव किया, एमलिव किया, एमफिल किया, एमबीए किया, वो सब मैंने शादी के बाद ही किया। तो क्योंकि कहते हैं कि अच्छा घर मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, अपना सौभाग्य होता है लड़की के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला। कभी किसी ने रुकावट नहीं डाली, हमेशा मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो। मेरी सास हमेशा कहती थी, घर पर तो मैं ही बहुत हूँ, तुम सब घर बैठ के क्या करोगे, मैं हूँ घर पे, घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, सब मैं संभाल लूंगी। तो तुम पढ़ो, तुम पढ़ी लिखी हो, तो घर बैठना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, तुम करो कुछ ना कुछ, आगे बढ़ो, कुछ लाइफ में करो। तो वो हमेशा ऐसे ही बोलती थी। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि भाई मैं सास हूँ तो मैं बैठूंगी और तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मेरे पैर दबाओ, तुम मेरा ये करो। उनका ऐसा कभी नेचर नहीं रहा। तो जब परिवार साथ होता है, कहते हैं ना कि आप परिवार जो है एक होता है, आप शून्य होते हो।
शून्य शून्य कितने भी लगा लो, अगर एक उसके आगे नहीं लगा हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर एक लगा है फिर जितनी जीरो लगाओगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा मानना है कि परिवार का सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, मुझे हमेशा परिवार का सपोर्ट मिला, आगे परिवार बहुत अच्छा मिला, और उसी की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ परिवार के सपोर्ट की बदौलत हूँ। जी, सही में कहा आपने कि परिवार में सिर्फ अर्पण नहीं समर्पण होता है, कि हम जब समर्पण करते हैं तो आगे वाला भी हमें उतना ही देता है, गिव एंड टेक पॉलिसी रहती है। अब आप लंदन चली गई, लंदन में आपका एजुकेशन चालू हो गया, तो आप ये सब कॉन्सेप्ट आपके हस्बैंड ने आपको दिया कि नहीं आप आगे जाके कुछ तो भी कर कीजिए, तो तभी कैसा माहौल था, कैसे फीडबैक मिला जब ठीक है पति अपने पत्नी को कहता है, तब तक सीमाएं कहा तो भी रहती है, लेकिन उसके बाद जब घर वालों को लगता है कि सिर्फ अकेली बहू वहां जा रही है, ठीक है आपके रिश्तेदार थे, आपके भाई थे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अकेली बहू यहाँ से जा रही है, तो उस टाइम कैसे आपको एक्सपीरियंस आया या किस तरह से फीडबैक रिएक्शंस थे सबके? एक्चुअली मैंने जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बाहर से तुम कुछ डिग्री लो, अब कुछ बाहर का एक्सपीरियंस लो, तो एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर प्लान किया था आने के लिए, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद 5-6 महीनों के बाद ही मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा कन्वर्ट करवा लिया था, चेंज करा लिया। उस टाइम नया वीज़ा जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था इस कंट्री में, तो जैसे ही एंटरप्रेन्योर वीज़ा लिया तो फिर हमने कॉलेज टेक ओवर कर लिया था, जो जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं उस तरह से कॉलेज लेवल 6-7 का जो है कॉलेज था वो टेक ओवर किया था, और फिर एज ए डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल मैंने जो है अपना कार्यभार संभाला उस कॉलेज का। और उस दौरान भी बहुत चीजें जो है सीखनी भी पड़ी, बहुत डिफिकल्टीज भी आई, क्योंकि एकदम से आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि आपको भाषा का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया? ऑब्वियसली लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है कि मान लो आपको स्कूल गए हो, इंग्लिश आती है, आप बोल भी लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन वो फ्लुएंसी और वो एक्सेंट यहाँ पर हर किसी का डिफरेंट है। स्कॉटिश डिफरेंट, मतलब तो कहते हैं ना जैसे इंडिया में होता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 100 कोस पे वाणी, ऐसा ही यहाँ पर भी है कि कहने को इंग्लिश बोलते हैं लेकिन एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, आपको वो भी वक्त लगता है समझने में। और इंडिया में अलग हिसाब किताब होता है पढ़ाई का, हर चीज का एफिलिएशन जो लेनी पड़ती है, हर चीज डिफरेंट होती है। बट धीरे धीरे सब चीजें सीखी, डिफिकल्टीज आई, उनको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह सीखते गए, जितनी ट्रेनिंग्स लेनी थी, जितना अपने आप को पढ़ना था, वो सब चीजें, यही है कि जो स्टेप ले लिया वो कभी पीछे नहीं हटना, बस ये एक दिमाग में था कि कुछ सोच के अगर मैंने सोचा है कि यहीं रहेंगे, यहीं पर अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देंगे, तो बस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो डिफिकल्टीज आएंगी उनको देखेंगे कैसे होगी, क्योंकि जहाँ समस्या होती है उसका समाधान भी जरूर होता है, खोजना होता है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते गए, और मैं मानती हूँ कि 10 साल में शायद ही किसी ने कोई इतना अचीव किया होगा जो बाय गॉड ग्रेस हम कर पाए। इट्स नॉट अ जोक कि एक अकेली महिला जब घर से जाती है, वहां जाके सब एजुकेशन लेती है, पूरे फैमिली का स्थलांतर वहां करती है, बच्चों को वहां पढ़ाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा पूछना चाहूंगी, फिर आपके बच्चे कहाँ थे? मेरे बच्चे और पति यहीं पर होते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, और हाँ जी, वो भी भगवान की कृपा से बहुत ही पढ़ाई में भी अच्छे हैं, वैसे भी हेल्प भी करते हैं घर में, क्योंकि यहाँ का ऐसा ट्रेंड नहीं है कि घर का काम सिर्फ लड़कियों को ही करना होता है। यहाँ स्कूल में जैसे वहाँ पर होम साइंस लड़कियों को सिखाते हैं, यहाँ पर मस्ट होता है कि चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको घर के जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, ऐसे स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं, उनको सिखाया ही जाता है। और यहाँ के बच्चे बचपन से ही सीख लेते हैं अपनी प्लेट खुद से साफ करना, अपना नाश्ता अगर मम्मी नहीं है तो वो खुद से ऐसा कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता है स्कूल में। यहाँ पर वो चीजें है ही नहीं कि ये काम लड़की का है तो ये लड़के का है, और जेंट्स हैं तो वो सिर्फ बैठकर टेबल पर आप उनको खाना लगा दो वो खा लेंगे, नहीं। यहाँ पर हर कोई अपना काम खुद करता है, ये इस तरह की भावना देखी जाती है, और वही फिर अपने आप नेचुरली लोगों में आ भी जाती है।
जी जी। मैं ये सवाल बाद में पूछने वाली थी, लेकिन अभी मैं पूछने का मेरा मन हो रहा है कि परी जी देखो, हस्बैंड और वाइफ में एक विश्वास नाम की बहुत बड़ी चीज होती है, और जितना हम करीब जाते हैं, सिर्फ वो विश्वास, हर एक, सिर्फ शारीरिक विश्वास महत्वपूर्ण नहीं होता, मानसिक विश्वास भी महत्वपूर्ण होता है। तो आप इतने ओहदे तक गई, बहुत बड़ी बड़ी आपने डिग्रियां हासिल की पूरा, तो अभी के माहौल में हम जब देख रहे हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि वैवाहिक जीवन में क्यों कड़वाहट आ रही है आजकल, हम देखते हैं कि 2-3 महीने हो गए तलाक हो जाता है, लड़की भी बहुत सीखी हुई रहती है, लड़का भी बहुत सीखा हुआ रहता है, लड़की को भी 1,00,000-1,50,000 चलो इंडिया में पगार रहती है, तो वो बोलती कि नहीं, मैं इगोइस्टिक नेचर कहा तो भी आता है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी इस सब्जेक्ट को लेके? देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आती हैं, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे आपके इन-लॉज हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी रिलेशन में हो, चाहे वो दोस्ती का ही रिलेशन क्यों ना हो, जब आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हो और एक्सेप्टेंस रहती नहीं है, वो जिसका जैसा नेचर है आप उसको एक्सेप्ट करो, यू शुड एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। नॉट नहीं तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर मैं नाराज नहीं। हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, और जब वो जीवन में आ जाती है एक्सेप्टेंस कि मेरे परिवार में, मेरे घर में जो मिले हैं वो भगवान की कृपा है, वो रिश्ते मुझे प्यार से निभाने हैं, रिश्तों का बोझ नहीं ढोना, मुझे वो प्यार से निभाने हैं, और उसके लिए एक्सेप्टेंस जीवन में लानी बहुत जरूरी है कि स्वीकारना है दिल से। ऐसा नहीं मैं दिल से, तो मन में मेरे कुछ और चल रहा है कि सब लोग मनमानी करते, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं घर में सबके लिए कितना कुछ करती हूँ, फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता। वो चीज नहीं, वो जो आप अंदर सोच रहे हो वही रिफ्लेक्ट करेगा उस बंदे पर। भाव आपके अच्छे होंगे, अच्छा आप सोच रहे होंगे, तो अगले बंदे के मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, वो भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। आजकल बहुत लाइफ आर्टिफिशियल हो गई है, आप बाहर से दिखावा कुछ और कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और चल रहा है, लेकिन असल में रिफ्लेक्शन वही पड़ता है जो यहाँ चल रहा है। तो बाहरी वर्ल्ड की बजाय हमारा इनर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे अंदर विचार कैसे चल रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। और दूसरी बात कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, 100 बंदों का स्टाफ अकेले संभालते हैं, सबको बड़े अच्छे से मैनेज कर, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। यहाँ आकर क्या हमने एग्रीमेंट किया था शादी से पहले कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, और मैं तुम्हारी शादी होते ही सारा तुम्हारा सीडी सॉफ्टवेयर सब चेंज कर दूंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे? अगर ऐसा किया होता तो हम मानते हैं कि हाँ, हस्बैंड को मेरे ही अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। हर किसी की अलग संस्कार होते हैं, उनकी परवरिश अलग तरह से हुई है, वो अलग परिवार में, अलग माहौल में, अलग तरह से उनका सब कुछ डिफरेंट है, तो वो मेरे जैसे कैसे हो सकते हैं, मेरी सोच उनसे कैसे मिल सकती है? सबके संस्कार अलग होते हैं, बस वो हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। और जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से किसी भी रिश्ते में कोई तनाव और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि आप सुनर और लेटर समझ जाते हो कि हर इंसान का अपना संस्कार है। अगर मेरी कोई बुराई भी कर रहा है, मान लीजिए, अक्सर क्या होता है, सास बहू की नहीं बनती है, मेरी सास ने कुछ भी अच्छा काम किया, उसने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो बहुओं की शिकायत होती है, मेरी सास कितना भी करो कमी निकाल देती है। अरे वो कमी निकाल ही रही है ना, डाल तो नहीं रही, तो आपको तो शुक्र मनाना चाहिए ना, वो एक कमियां निकाल रही है तुम्हारी, एक दिन तुम परफेक्ट बन जाओगे। तो जब ये चीज, हम उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। और ये संस्कार हमें तब मिलते हैं जब हम बचपन से ही देखते हैं, क्योंकि हमारी माँ फर्स्ट टीचर होती है हमारी, दूसरा वो हमारी रोल मॉडल होती है। हम अपने पेरेंट्स को बचपन से जो देखते हैं करते हुए, वही हम सीखते हैं, और आगे हम अपने बच्चों को भी जो कहेंगे कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे जो हमें वो देखते हुए बड़े हो रहे हैं, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं सुबह से शाम तक। मैं कह रही हूँ कि मैं खाली बैठी हूँ, फोन आ गया, मैं कहती हूँ मैं तो बहुत बिजी, मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं बात पे कॉल करती हूँ। मेरा बच्चा वहां बैठा तो वो सीख रहा है कि मम्मी ने झूठ बोला। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों के संस्कार बन जाते हैं, हैबिट्स बन जाती हैं, फिर वो चेंज नहीं होती है ना। आजकल हमारा मकसद रहता है कि हमारे बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हों, हाँ। वो अच्छी
अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उनके पास बड़े बड़े घर हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत मायने रखती है, संस्कार। कि हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, अच्छे संस्कार सिखाएं, जिनसे वो ना सिर्फ रिच बनेंगे, वो हैप्पी पर्सन बनेंगे। लाइफ में हैप्पी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सभी महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि आधा घंटा 1 घंटा वो अपने आप को देना, सुबह अपने आप को, जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना फोन की, अपने आप को सुबह चार्ज कर लें, फिर सारा दिन आप खुश रहेंगे और औरों को भी खुश रख पाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में है जो पास आप वही तो लोगों में, आपके पास पैसे तभी तो किसी हेल्प करोगे, नहीं है तो कहाँ से करोगे। अगर मैं खुद खुश नहीं हूँ तो दूसरों को खुश कैसे रखूंगी, कैसे बांटूंगी खुशियाँ। तो उसके लिए पहले खुद को खुश रखना जरूरी है। और उसके लिए लेकिन इसमें ना यानी हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक नारी हो, बच्चा हो, इनको एक सफल जीवन जीने के लिए बातचीत की कला सीखना, पेशेंस रखना, संयम रखना बहुत जरूरी है। जितना पार्ट देखो, जितना नारियों का भी इम्पोर्टेंट है, उतना पुरुष वर्ग का भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बोले कि इंग्लैंड में सब सेल्फ आत्मनिर्भर अभी भारत हो रहा है, अभी कोरोना के वजह से आत्मनिर्भरता आ गई है हर एक के देश में। लेकिन इसमें जब नई अभी हमारा ये सब्जेक्ट चल रहा है, मैं आपके पास तो आऊंगी वापस, लेकिन ये सब अभी का जो माहौल है, या मैं बोल रही हूँ कि सब लोग अपने अपने पैर पे, बलबूते पे खड़े हैं। जब एक लड़की बहुत सीखी हुई जब आती है तो उसको भी फैमिली से कुछ तो भी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। जैसा माहौल आपको मिला वैसा भी अगर सबको मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो भी दुनिया बदल सकती है ना। उनको भी हर एक के रीति रिवाज ये, तो इसके बारे में जो ऑर्थोडॉक्स रूल है, हम देखते हैं जनरेशन गैप बन रही है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, इंडिपेंडेंट बनना है, और उसके लिए तुम्हें पढ़ना लिखना है ना। और फिजिकली फिट रहने की हम उनको एडवाइस देते हैं कि फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, मेंटली बहुत हेल्दी रहना जरूरी। लेकिन कहीं ना कहीं कम लोग हैं जो वो ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। इमोशनली इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर आपको मान लो किसी ने तारीफ कर दी, आप खुश हो गए, लेकिन अगर किसी ने आपके उसमें कुछ कहा, अरे आज तो मेरा, अक्सर लोगों को हम देखते हैं, अरे आज तो ऑफिस में मूड खराब हो गया, आज तो किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा, मतलब हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड होती है। हम कहीं ना कहीं इमोशनली हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते हैं, और आधे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि इमोशनल हेल्थ होती क्या है। इमोशनल, अगर हम इंडिपेंडेंट बनते हैं कि हमारी खुशी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इंडिपेंडेंट हैं इस मामले में, मतलब कि अगर किसी ने कुछ कहा, मान लो मेरे बारे में किसी ने कुछ बुरा कहा, तो हमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, उसको उसमें रिवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तुमने ऐसा कहा, मैं तो जिंदगी भर ऐसी बात नहीं बोलूंगी तुम्हें, और देख लेंगे तुम्हारे साथ मैं भी ऐसा ही बिहेव करूंगी, नहीं। अरे वो उसका पर्सपेक्टिव है, वो उसकी सोच है, वो उसके संस्कार हैं। आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है? भले आप अच्छे हो, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोचते हो, तो उसका मूड खराब नहीं होगा। वो मेंटली बेचारे का, मतलब हर तरह के लोग होते हैं ना, इमोशनली हेल्थ और जैसे फिजिकली हेल्थ, और कुछ लोग इमोशनली वेल नहीं होते हैं, उनकी सेहत नहीं ठीक होती है इमोशनली, उनका कहीं ना कहीं सोच, दिमाग में कुछ और चल रहा है, गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं, और मान लो उनको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वाकई कुछ बुराई है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसकी सोच, उसका संस्कार है। जो मैं संस्कार वर्ड यूज कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है सही में। कि हम देखते हैं परवीन जी, जैसे आपने बोला, जैसा हमारे दिमाग में होगा वैसे चेहरों पे भी हमारे भाव होंगे, वैसे हमारा बर्ताव होगा। नहीं, ये बात सही है कि मन किसका मिश्रण, सारे भावनाओं का वो सम्मिश्रण होता है। क्षण में वो हंसता है, क्षण में वो रोता है, और एक सेकंड में हमारा मन बदल जाता है, और उस मन में जो चालू रहता है वो हमारे चेहरे पे दिखाता है। लेकिन आपका चेहरा, आपका मन इतना आपने कैसे पावरफुल बनाया कि आप मिसेस 2018 गुडविल यूके बनी। इतना आपने आपके मन को किस तरह से इतना सुदृढ़ बनाया, उसकी खूबसूरती का जो ताज है वो आपके चेहरे पे है ना। उसके जर्नी के बारे में हम सुनना चाहेंगे, बहुत उत्सुक हैं हम।
मेरी लाइफ के बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं एक तरफ तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्टर हूँ, गवर्नर हूँ एजुकेशन में, और कहाँ दूसरी तरफ ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड, मानते हो? लेकिन मेरे को ये था कि लेट्स टेक इट एज अ लर्निंग प्रोसेस, एज अ ट्रेनिंग। देखते हैं कि इसमें, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है ना, तो ये कुछ ना कुछ सिखा रही होती है ये चीजें, ये ट्रेनिंग एक तरह से। अब मैं देखती हूँ कि ये जर्नी कैसी रहेगी, इस जर्नी से मुझे क्या सीखने को मिलता है। तो जैसे कि जो चीज कभी नहीं की थी लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी मेरे लिए ट्रबल थी कि 6 इंचेस हील पहन के स्टेज पे वॉक करना, वो भी कैट वॉक, जो कभी लाइफ में सोची नहीं, करी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन बस सोच लिया और आगे बढ़ लिया। फिर मैंने कहा ये जर्नी भी तय करनी, पीछे नहीं मुड़ना है। और काफी चीजें सीखी, जैसे स्टेज स्किल सीखी, खुद को फिट रखना सीखा, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंस, और ये काफी चीजें वहां पर, जैसे अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल रखना है। ये डिफरेंट जैसे सेशंस होते हैं, कई महीनों का प्रोसेस होता है, कोई एक दिन वो सिर्फ दिखता है स्टेज पर, लेकिन उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है, वो महीने लगे हैं। उसमें हमें बहुत सारे सेशंस भी जाते हैं, ग्रूमिंग सेशन जिसे बोलते हैं, कि आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए जिससे आप फिजिकली फिट रहें, और आपको मेंटली कैसे फिट रहना, उसके लिए आपको कैसी चीजें सुननी चाहिए, कैसे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और फिर आपको जो है किस तरह की ड्रेसेस आपको सूट करती हैं, आपकी हाइट और आपके फेस के अकॉर्डिंग, हर चीज, इमेज जिसे बोलते हैं, इमेज के हिसाब से किस तरह की आपको ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी। और फिर मेन चीज होती है पब्लिक स्पीकिंग, जब आप अपने बारे में बता रहे होते, इंट्रोडक्शन दे रहे होते स्टेज के पब्लिक के सामने, और फिर कैट वॉक करना डिफरेंट ड्रेसेस में, जैसे जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी ड्रेसेस शो ऑफ करना और वो सब करना, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। लेकिन इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद से जैसे ये मैं जो ब्रांड एम्बेसडर बनी और इतनी सोशल एक्टिविटीज में मैं इतना इन्वॉल्व हो गई, शायद वो एक तरह से वही उसी का रिजल्ट था, क्योंकि वहां पर भी एक ये भी ट्रेनिंग दी जाती कि आपको अपने लिए नहीं जीना, ये जो आपको क्राउन दिया गया है ये ज्वेलरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, एक इंस्पिरेशन बनना है, आपको दूसरों को सिखाना है। एज ए वुमन आपको बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर करना है कि आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। तो उस तरह का आप जब खुद एग्जाम्पल बनोगी तभी वो सीख पाएंगी, सिखाने से कोई नहीं सीखता। आपको एज ए रोल मॉडल लोग लेते हैं, आपको करते हुए देखते हैं, तब बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं जो आपको देखकर सीखेंगी। और वही चीज मैंने रियल लाइफ में होते हुए भी देखा कि बहुत सारे लोग, जैसे लेडीज होती है, वो कहती है अरे परी तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो, तुम बिजनेस भी संभाल लेती हो, तुम इतना सोशल एक्टिविटी भी कर लेती हो, तुम अपने अच्छे से हमेशा तैयार रहती हो, हमने कभी आपको ऐसे देखा ही नहीं कि तुम ऐसे ही निकल ली। मैंने कहा ये सब चीजें सीखी हैं, सीख के इम्प्लीमेंट करें तभी फायदा होता है। हम अच्छी चीजें बुक्स में पढ़ लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, हर किसी के यहाँ आस्था चैनल होगा, ये सब चीजें देखते हैं ना, सुनते हैं, लेकिन दिल में रखते हैं और दिमाग में रखते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लाइफ में चेंज तभी आता है जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। वरना बोलने को तो लोग घंटा बहुत अच्छा स्पीच दे देते हैं, लेकिन उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है कहीं ना कहीं, तो वो क्यों नहीं सुखी हैं? क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जी है ना, तो इम्प्लीमेंट आज। परी जी एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे कि आप सही में आप जो बोल रहे कि हरिवंश राय बच्चन भी बोलते कि सफलता एक चुनती है, उसका स्वीकार करो आप, और ये सफलता का ताज आपको मिसेस 2018 यूके गुडविल से मिला, आपका ये ताज तभी की आपकी कसरत, तभी का आपका एग्जर्शन, तभी की आपकी साधना आपको महान लेकर बना दिया, उस साधना ने आपको, फिर तभी आपने घर का, बच्चों का कैसे मैनेज किया इसे? बस वही बात है, क्योंकि मैं कहते हैं जब ये मैं आती है ना, तो इंसान को लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, ओ माय गॉड मुझे ये भी करना वो भी करना। मैं कभी वो कर्ता भाव रखती ही नहीं हूँ कि ये मुझे करना है। जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना कैसे मैनेज करूंगी मैं, वो कुछ नहीं हो पाता। लेकिन कभी भी मैं वो कर्ता भाव रखती नहीं कि मुझे ये करना है। मुझे पता है कि
मुझे जो भी रोल मिले हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एज ए बहन, एज अ बेटी, एज अ वाइफ, एज अ मदर, ये सब मैंने करने हैं। और करवाने वाला एक यही प्रभु परमात्मा है, ये सुप्रीम पावर है। बस ये करता अहम भाव, क्योंकि अहंकार तो कहते हैं ना, रावण इतना ज्ञानी था, उसका भी सर्वनाश हो गया। तो बस एक यही चीज, दुनिया पता नहीं क्या क्या मांगती है, लेकिन मैं भगवान से हमेशा यही चीज मांगती हूँ कि मेरे अंदर बस अहंकार मत आने देना। बस एक चीज रखना कि इस अहंकार को दूर ही रखना। कहते हैं कि आप कितने भी आसमान में ऊंचे हो, लेकिन कदम जमीन पर होने चाहिए। बस वही चीज है कि कदम जमीन पर रहे। यही हमेशा एक अरदास प्रार्थना करती हूँ कि घमंड नहीं आना चाहिए जीवन में, क्योंकि कितने भी आप बड़े हो, किसको क्या दे देते हो? सिर्फ मुंह के दो मीठे बोल और एक अच्छा व्यवहार। आप किसी को दौलत नहीं देते हो, थोड़े बहुत पैसे उधार देते हो, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको टेंशन होने लगती है, कब देगा ये, इसने तो सोचा नहीं, इसने तो कहा भी नहीं अभी तक, कब देगा ये मेरे पैसे। तो हम क्या देते हैं, इन शॉर्ट कि हम कुछ भी नहीं देते किसी को। जितनी दौलत है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम किसी को अच्छा व्यवहार नहीं दे सकते, एक स्माइल नहीं दे सकते, अच्छे 2 बोल नहीं दे सकते, तो हम सबसे गरीब हैं। हमारे से गरीब फिर कोई नहीं है। बिल्कुल सही। बड़ी दौलत यही, और यही मैं अपने बच्चों को भी संस्कार यही देने की कोशिश करती हूँ। और जो हिंदी सिखाती हूँ मैं काफी सालों से यहाँ इस कंट्री में, बस मेरा यही मकसद रहता है कि हर माँ बाप सब चीज देते हैं, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और यूथ पे मेरा ध्यान रहता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सिर्फ अपने परिवार का भविष्य नहीं है, ये समाज का भविष्य है। अगर आज हमने इसको अच्छे से सींचा, ये फाउंडेशन अच्छी बनाई, तो ये समाज अच्छा बनेगा और कल को वो देश अच्छा बनेगा। ये जहां भी जाएंगे ये अच्छाई फैलाएंगे। जी तो जी बस जी बिल्कुल। नहीं, ये जर्नी आपने जो बताई सही में एक सराहनीय है। कि कहते ना, गर्मी की पीड़ा सहन किए बिना कैरी में मिठास पैदा नहीं होती, पकने पर आम की कीमत दुगनी होती है। सिर्फ कष्ट करने वाली व्यक्ति ही अपने यश के शिखर तक पहुंचती है। तो आप इस यश के शिखर तक पहुंची, फिर आपने ये कैसे ठान लिया कि मुझे सोशल में भी उतरना है, मुझे हरियाणा इन यूके एसोसिएशन यहाँ पे स्थापन करना है, उसके माध्यम से मुझे सोशलिज्म में उतरना है, ये भावना कैसे मन में जागृत हुई? एक्चुअली जब यहाँ इस कंट्री में आए तो हरियाणा का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखता था। मतलब कहाँ रहते हैं लोग, कहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पता लगे कि कहाँ पर लोग रहते हैं, कहाँ पर हमारे इंडियन लोग हैं, खासकर जो हरियाणा के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो यही सोचकर हमने कुछ परिवारों ने बैठकर मीटिंग की और हमने जो है फिर डिसीजन लिया कि हम एक एसोसिएशन बनाएंगे, उसके माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म से हम सबको जोड़ेंगे। और आज लगभग 500 फैमिलियां हैं जिनकी जो है प्रेसिडेंट हमने कुलदीप अलावत हैं, वो सारा कार्यभार संभालते हैं, उसका संचालक करते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत एक्टिव भी हैं। और मैं एज ए फाउंडर सेक्रेटरी, हम जैसे कुछ लोग, कुछ परिवारों ने मिलकर जैसे बनाई थी योजना, तो उस हिसाब से हम बहुत उस चीज में कामयाब भी रहे कि आज उसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं और हर फील्ड के अपने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं। हमने एक ऑनलाइन जैसे ग्रुप भी बनाया हुआ है, फेसबुक पेज भी है, तो सबको ऐसे जोड़ा हुआ है। तो जिसको जो भी जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप विदेश में बैठे, आपको वीजा प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, होम सिकनेस होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कैसे सॉर्ट आउट करें। हर किसी का तो रिलेटिव होता नहीं है मेरे की तरह, तो उनके लिए फिर हमने कि सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। और वैसा होता भी है कि ग्रुप में किसी ने मैसेज डाल दिया कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका क्या समाधान हो, तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है वो उसको पर्सनली फिर कांटेक्ट कर लेता है और ऐसे सब सुखी रहते हैं। तो सबको एक दूसरी चीज का फायदा हुआ। तो इसी सोच से फिर ये चीज बनाई गई थी और उसका पूरा जो हमने सोचा था उस मकसद में काफी कामयाबी भी मिली और वो चीज आज काफी अच्छे से चल रही है। अब इंडिया से जो भी आते हैं, काफी लोग पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, खासकर जो हरियाणा से आते हैं उनको पता है कि यहाँ पे एसोसिएशन है, ये सबका लुक आफ्टर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो यही चीज है कि जो कर भला सो हो भला। अगर हम किसी का कुछ करते हैं तो हम भी बदले में बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम जैसा देते हैं वैसा भगवान भी हमें फीडबैक देता है। उसी साधना के मौके पे हम बहुत ऐसे सरोताज हम पहनते हैं
लेकिन परी जी, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि रिश्तों में हम कड़वाहट आ रही है बहुत वैवाहिक रिश्तों में यूजुअली, तो इसमें कहाँ तो भी जो आजकल डिवोर्सी हो रहे हैं, तो घर का कुछ प्रॉब्लम है या जेठानी देरानी का प्रॉब्लम है, ननद भाभी का प्रॉब्लम है, भाई भाई का प्रॉब्लम है, सास बहू का प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से सब 2-3 महीने में सब खत्म हो जाता है। यानी पहले लाखों रुपए खर्च करके शादियां करते हैं, इतना देना लेना होता है, सब बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी होती है, और 2-3 महीने में सब खत्म हो जाता है। तो आप इसके ऊपर समाज को क्या कहना चाहती है? आपका क्या इसके ऊपर एक ख्याल है, आपका क्या अंदाज है, और आपका क्या मत है इसके बारे में? मेरा मानना है कि औरत देवी का रूप है, उसको देवीय शक्तियां दी गई है, बशर्ते कि वो उसको पहचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करे, क्योंकि औरत घर को स्वर्ग बना सकती है, और औरत ही है अगर चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। कुछ औरतें अगर चाहे तो बहुत मिलजुल कर परिवार रहता है, लेकिन आकर वो बिल्कुल सबको अलग कर देती है। लेकिन एक औरत ऐसी आती है घर में कि सबको एक करके रखती है। तो इसीलिए कहा गया है कि बचपन से ही जब कन्याएं होती हैं तो उनकी पूजा की जाती है। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो हम कन्याओं की पूजा करते हैं। तो बचपन से ये हमें एक इंडिकेशन होता है कि जो लड़कियां हैं, जो औरत है, वो देवी का रूप है। आप देखिए, जब धन की जरूरत होती है तो इंसान कहाँ जाता है? लक्ष्मी माँ की पूजा करता है। जब उसको विद्या चाहिए होती है, कहाँ जाता है? सरस्वती की पूजा करता है। जब उसको बल चाहिए, ताकत चाहिए, कहाँ जाता है? काली माँ की पूजा करता है, दुर्गा माँ की पूजा करता है। तो हर रूप में औरत को ही तो पूजा गया ना, औरत फॉर्म में। तो ये सिर्फ हमें मानने की जरूरत है कि हमें इतने टास्क हम कर लेते हैं, जेंट्स नहीं कर पाते। हम घर भी संभाल लेते हैं, ऑफिस भी संभाल लेते हैं, हम रिश्तेदारों को भी खुश रख लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन आप अपने हस्बैंड को एक दिन के लिए देकर देखो किचन का क्या हाल होगा। वो अच्छा जॉब कर सकते हैं लेकिन वो बच्चों को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको वो शक्तियां नहीं दी जो हमें दी हैं। लेकिन आज के टाइम में कई बार हम देखते हैं कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम आदमियों से, पुरुषों से कम नहीं है। अरे आप पुरुषों से कम कहाँ हैं? आप तो बहुत ऊपर हैं, बहुत ज्यादा है। पहचानो अपनी शक्ति को, है ना। लेकिन कोई चीज है जो रियलाइज कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। भगवान ने इतनी सारी शक्तियां देकर भेजा है, आपको देवी का रूप साक्षात बनाया, बचपन में ही एहसास करा दिया। कन्याओं की पूजन जब होता है ना, वो एक एहसास कराया जाता है कि आप देवी का रूप हैं। तो आपके ऊपर है कि आप चंडिका का रूप धारण करें या आप कौन सा रूप धारण करें। ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस रूप में लेते हैं, है ना। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हर औरत एक देवी का रूप होती है, और हम अपने आगे खासकर लड़कियों को अच्छे संस्कार दें। अक्सर जो है आजकल मैं देखती हूँ कि लड़के अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आजकल माँ बाप को चिंता होती है कि लड़कियां अच्छी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अक्सर अब पहले चिंता हुआ करती थी कि लड़का अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं शराब पीता हो, कहीं ये करता हो, लेकिन आजकल सेम चिंता माँ बाप को होती है कि लड़की अच्छी मिलेगी कि नहीं। समाज नहीं बदला, सोच बदली है लोगों की, और उस सोच ने क्या किया है कि हमारे समाज की लड़कियों को भी गलत शिक्षा दी है। आप देखिए, अब मोरल शिक्षा कहाँ होती है स्कूल में। मेरे टाइम पे मैंने पढ़ी थी, घर में भी माहौल ऐसा था कि वो संस्कार उधर से भी सीखे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ना तो स्कूल में मोरल शिक्षाएं दी गई, ना घर में। माँ बाप समझते हैं कि दोनों मियाँ बीबी काम करें, सिर्फ बच्चों को सुविधाएं जुटा दें। लेकिन सुविधाओं से सुख तो मिलता है नहीं, सुविधाएं मिलती है पैसे से, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख तभी मिलता है जब आपको अच्छे संस्कार दिए गए हैं। आपको सिर्फ पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान नहीं बनना, एक खुश और एक सेटिस्फेक्शन भी देखना है कि आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से। सब कुछ होते हुए भी आज क्या है कि लोग सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, एक ऐसी दौड़ में भागे जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आज आपको ये मिल गया, कल को कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सफर, ये गर्मी कहीं रुकने वाली नहीं है। लेकिन आप अपने दिमाग को अगर एक अच्छे तरीके से ट्रेन कर लेते हो और आधा घंटा सुबह मेडिटेशन कर लेते हो, अपने आप को कहते हैं ना कि चार्ज कर लेते हो, तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि ये औरतों का काम होता है या नहीं। आप हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को आज मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो शक्तियां औरत को दी हैं भगवान ने, वो पुरुषों को नहीं दी।
वो बाहर के काम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, वो घर को, बच्चों को नहीं संभाल सकते। तो वो काम हमें, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने ही बड़े आज हम ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे हम ऑफिस चला रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन बच्चों की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी फिर भी हमारे ऊपर होती है और हमें लेनी भी चाहिए। आज हम बराबरी करें कि नहीं तुम्हें ही करना है, तो फिर वो बच्चे संस्कार नहीं सीख पाएंगे। संस्कार तो सिर्फ माँ ही सिखा सकती है। वही तो इसलिए तो परी जी कहते हैं ना कि एक स्त्री है, वो अहिल्या भी है, वो कौशल्या भी है, वो कुंती भी है, वो जानकी भी है, वो सब भी लक्ष्मी, जैसे आपने बोला लक्ष्मी है, सरस्वती है, सभी ऐसे जो एक जिम्मा उठाती है परिवार का, वो सब कर जाती है और फिर भी उसका अस्तित्व कहाँ भी नहीं रहता है। ऐसे भी समाज में कई परिवार है जहाँ पे स्त्री का अस्तित्व ही कहा तो भी नामो निशान मिटा दिया है, और अभी भी स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है, अभी भी एबॉर्शन हो रहा है, अभी भी लड़की की चिकित्सा करके बेटी का गर्भ गिराया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? देखो, वो औरत के हाथ में होता है ना, क्योंकि घर में बात चलती है, घर में कहते हैं कि नहीं लड़कियां अच्छी नहीं है, समाज में ये होगा वो होगा, वो उनको ऐसे डराते हैं ना कि लड़का होना जरूरी है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो एक भगवान की देन है। एक्सेप्ट करना सीखो उस चीज को, है ना। आप बेटे को जैसे ट्रेन करते हो वैसे ही आप बेटी को भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन बेटी को उल्टा और ज्यादा सुख होते हैं। अगर देखा जाए तो बुढ़ापे में जितना बेटी संभाल लेती है उतना बेटा नहीं संभाल पाता, क्योंकि अगेन वो बेटे को गुण इतने नहीं दिए जाते जितने बेटी को देता है भगवान। तो ये सोच होता है, तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए एज अ वुमन, क्योंकि अगर हम लेडीज जैसे हम एज अ वुमन हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे तो क्या कोई जबरदस्ती करवा देगा? अगर हमारे अंदर वो पावर है कि हम समझा पाए, कन्विंस कर पाए अपनी फैमिली को, है ना, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने बच्चों अपनी बेटियों को संस्कार देंगे, उनको अच्छी तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो जहाँ जाएंगी उनको पता होगा कि कैसे अपने आप को टैकल करना है। क्योंकि जब तक ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं करते, कोई आपके साथ नहीं कर सकता जबरदस्ती। आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि आप कन्विंस कर पाओ फैमिली को और आप वो डिसीजन ले पाओ। और सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता, वैसा सोचने से होता है। अगेन मैं वहीं आ जाती हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आप मेरी बात को फिर उसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। एक बार एक राजा होता है, वो राजा बहुत ही दानवीर कर्मवीर, और पूरा उसका प्रजा में चर्चा थी कि ऐसा दानवीर और ऐसा अच्छा राजा हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन अचानक एक दिन एक व्यापारी उससे मिलने आता है, और जैसे ही वो व्यापारी उसके सामने खड़ा होता है, अचानक राजा के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसको मारकर, इस व्यापारी को मारकर इसका सारा धन अपने राज्य में मिला लेता हूँ। तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा गलत विचार मेरे मन में आज तक नहीं आया, मैं तो खुद इतना दान देता हूँ, अपनी प्रजा को बांटता हूँ, और आज इस व्यापारी के आने के बाद मेरे मन में इतना गलत विचार क्यों आया? उसने ये बात अपने मंत्री से शेयर की और उससे इस सवाल का जवाब मांगा। तो मंत्री ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो वो उस व्यापारी का पीछा करता है, उससे दोस्ती बढ़ाता है, उससे बातचीत करके तो उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं चंदन का व्यापार करता हूँ और आजकल मेरा जो व्यापार है बिल्कुल ठप हुआ पड़ रहा है, कोई उसमें मतलब बढ़ोतरी नहीं हो रही और भूखे मरने के रास्ते हो गए, ऐसा हाल हो गया। तो उसने कहा कि इवन मैं जब राजा से मिलने गया, मेरे मन में वही ख्याल चल रहा था कि काश ये राजा मर जाए, क्योंकि ये राजा मर गया तो मेरी तो सारी चंदन की लकड़ियां बिकेंगी, क्योंकि जो राजा को है उसकी अग्नि को जो जलाया जाएगा इसको, तो वो तो चंदन की लकड़ियों से जलाया जाएगा राजा को, तो मेरा तो व्यापार चल पड़ेगा। तो उसको मंत्री को उसका जवाब मिल गया। वो उसको फिर कहता है कि आज से जब तक राजा जिएगा उसका खाना तुम्हारी चंदन की लकड़ियों से बनेगा। तो अब वो राजा के लिए लंबी दुआएं मांगने लगा। क्यों? क्योंकि जब तक राजा जिएगा इसका व्यापार चलता रहेगा, उसके खाना इस लकड़ियों से बनेगा। तब मंत्री उस राजा को आकर कहता है कि असल में आपकी कोई गलती नहीं है। जब वो आपसे मिलने आया, आपके सामने खड़ा था, तो आपके लिए उसके मन में ये गलत विचार चल रहा था कि काश ये राजा मर जाए और मैं इसका सारा धन अपने मेरा व्यापार चल पड़ेगा और ये लकड़ियां बिक जाएंगी मेरी चंदन की, मेरा व्यापार चल पड़ेगा। तो उसका जो गलत सोच का रिफ्लेक्शन था वो आपके ऊपर पड़ा और आपने भी उसके बारे में गलत सोचा कि मैं इस व्यापारी को मारकर इसका धन अपने राज्य में मिला लेता हूँ।
तो कहने का भाव ये कि हम जो अंदर सोच रहे होते हैं, हम बाहर से तो हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ और चल रहा है। रिफ्लेक्शन पड़ता है। कई बार अक्सर हमें किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, उस बंदे ने हमें कुछ नहीं दिया, हम उसके बारे में जानते नहीं है, किस बैकग्राउंड का है, क्या करता है, क्या इसका पीछे इतिहास रहा, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमें मिलकर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे के भाव अच्छे हैं, सोच अच्छी है, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसका चरित्र अच्छा है, इसलिए वो रिफ्लेक्शन आप पे पड़ा उसकी सोच का। और कभी कभी किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी किसी से मिलते ऐसे इरिटेशन होती है कि यार इससे तो कभी नहीं मिलेंगे लाइफ में, पता नहीं अजीब सा बंदा लगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे के विचार अच्छे नहीं, कहीं ना कहीं उसके मन में भाव अच्छे नहीं है। तो मैं सिर्फ जो कह रही हूँ वही समझाना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब अक्सर हमारे हस्बैंड भी क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि हम सच स्वीकार नहीं कर सकते। उनको ऑफिस में मीटिंग है, बैठ गए, लेट हो गया, लेकिन उनको ये डर रहता है कि अगर मैंने सच बोला तो घर डांट पड़ेगी। वो झूठ बोलेंगे, ट्रैफिक में फंस गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उन्हें झूठ बोलनी पड़ती है हमारी वजह से। क्योंकि हम अगर सच एक्सेप्ट कर लें और घर में कलह कलेश ना करें कि हाँ भी जेन्युइन है, हो गई होगी देर, और अगले का मन है भी, रास्ते में दोस्तों में बैठ गए होंगे, वहां पर भाई इच्छा होती है ना हमारी भी, तो ऐसी उनकी भी होगी, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमारे हिसाब से चले, और वहीं पर गड़बड़ शुरू होती है। इससे मैं जुड़ना चाहूंगी परी जी आपसे कि आजकल मैं देख रही हूँ कि हम बहुत ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियल्स भी ऐसे टीवी पे आ रहे हैं कि कहाँ तो भी बेटी के विवाह के बाद जब बेटी ससुराल जाती है तभी भी ससुराल में भी मैके वालों का इन्वॉल्व बहुत होता है, फोन के माध्यम से हो, उसके साथ बार बार बात करने के माध्यम से हो, तो ससुराल वाले कहाँ तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना? मैं ये कहूंगी कि देखो, शादी के बाद इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए माँ का। माँ को सिर्फ इतना ही ध्यान रखे कि हाँ बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, कोई तकलीफ है, कोई सलाह मशवरा लेना है, देना है तो हमें लो, लेकिन उनके घर में इंटरफियर करना, क्योंकि वो टोटली अलग संस्कार, अलग तरह से रहना, अलग तरह से सब कुछ अलग होता है। आपका कुछ भी हो सकता है कि आपका कुछ चीजें मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। उनका रहने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, सब कुछ अलग हो, तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वो एक्सेप्टेंस बहुत धीरे धीरे आती है, मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आ जाती है। ये समझदारी, ये सोच हमारी धीरे धीरे बदलती है कि आप किसी को बदल नहीं सकते। आप बदल सकते हो तो अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप को बदलोगे तो आप सुखी रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो। आप हैप्पी हो तो वही रेडिएशन घर में भी जाएंगी, और अगर आप अच्छी रेडिएशन दे रहे हो, अच्छी सोच, अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो ना घर में, तो वही सेम रिफ्लेक्शन घर में सब पे पड़ेगा, और वो भी आपको प्यार करेंगे, वो भी आपको अपनी फैमिली का मेंबर ही एक्सेप्ट करेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। वरना पूरी जिंदगी आप सोचोगे मेरी माँ ने तो मेरे से कभी काम नहीं कराया, मेरी माँ ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा, वो नहीं कहा, मैं तो अपने घर में रानी की तरह रही हूँ बिल्कुल, और यहाँ तो नौकरानी बना के रख दिया। आपको पहले से ही पता है कि आप जा रही हो जिस घर में, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली चेंज होने वाली है। आप अपने घर में थी, वहां पे आप बहू, बीवी हैं, भाभी हैं, बहुत सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। एक बंदा एक पियून है और एक प्रिंसिपल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली चेंज होती है, तो आपका रोल चेंज हो रहा है। तो इस लाइफ में एज ए वुमन हमारे बहुत रोल होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको हम दिल से एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी निभाएं। रिश्तों का बोझ क्यों ढोना है? क्योंकि जो में आए हैं वो निभाने हैं, चाहे हंस के चाहे रो के। अभी आप ये सब रिश्ते निभाती है, आप हेल्थ से भी बहुत अच्छा रिश्ता निभाती है, तो इसमें आपका रूटीन क्या है? मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, और एक्सरसाइज में या तो जॉगिंग होती है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो मैं जिम नहीं जाती हूँ, स्विमिंग नहीं जाती हूँ, तो मैं जॉगिंग जाती हूँ। तो जॉगिंग करने जाती हूँ पार्क में, क्योंकि जब तक वैसे तो जिम खुले हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंस वो सब रखते हैं, डिस्टेंसिंग, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा एक रहता है कि पता नहीं इस मशीन को किसने टच किया है, इसमें थोड़ा सा एक वो रहता है कि जितना हाइजीन रखा जाए उतना रखें। तो जॉगिंग सबसे बेटर है, आपको फ्रेश एयर भी मिलती है,
और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वही ना कि आप अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा दोगे तो आप पूरा दिन एनर्जाइज रहोगे, सबको अच्छी वाइब्रेशन दोगे, अच्छी सोच रखोगे और खुद भी खुश रहोगे। और अच्छी सोच से बहुत फर्क पड़ता है। आप ना थकते हो मेंटली ना फिजिकली, और आप सबको खुश रख पाते हो जी आपको थकावट नहीं होती है। जी 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 आपके अंदर आपकी क्या चल रहा है? शादी जो है वो 20 साल की उम्र में हो गई, आपने बताया। तो उसके पहले, अभी इससे रिलेटेड मेरा सवाल है और मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद हम ऑडियंस के 2-3 चैट बॉक्स में सवाल आ गए आपसे पूछने, जुड़ना चाहते हैं वो आपसे, तो वो लेंगे और फिर बाद में लास्ट आपसे वापस मैं जुड़ूंगी। तो ऐसा बोलते हैं कि शादी के पहले बेटियों को खाना पकाना आना चाहिए। ये तो हमारे बहुत सालों पुराने बुजुर्ग बोलते आए हैं, हमें सिखाते आए हैं पूरा। और आजकल क्या हो रहा है, बेटियां 22-23 तक तो अपना एजुकेशन ही करती रहती है, उसमें ही बिजी रहती है, और घर वालों का कहा तो भी कहना रहता है कि नहीं अभी उसको स्टडीज है, अभी ये है वो है, तो बाद में शादी के बाद तो वही करना है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अगर वो लेडी वो लड़की शादी के पहले ही अगर पूरा एक्सपर्टाइज हो जाए तो शादी के बाद वो बहुत कुछ कर सकती है किचन का काम निपटा के, तो आपने किस तरह से किया ये? बस जैसे आपको पता ही है कि टर्म हॉलीडेज होती हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो छुट्टियां तो होती ही है ना। तो उन छुट्टियों में मेरे को यही होता था कि मम्मी हमेशा यही कहती थी कि कहीं नहीं जाना है, बस अपने साथ ही वो ले गई तो मामा के घर या कभी मौसी के घर गई तो 2 दिन 3 दिन उनके साथ गए, साथ आ गए। लेकिन उनको यही होता था कि कुछ ना कुछ नया सीखती रहूं। तो हर छुट्टियों में वो कभी मुझे टाइपिंग सिखवा रही है, कभी सिलाई, कभी कढ़ाई, कभी पेंटिंग, कभी जो है अपना सेल्फ मेकअप सीखो, ये सीखो वो सीखो। तो हर छुट्टियां मेरी यूटिलाइज होती थी कि मुझे सीखना ही सीखना है। मम्मी कहती थी कि सीख कर छोड़ दो, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें ये करना है, लेकिन सीख के छोड़ो, पता नहीं जिंदगी में कब कौन सा कैसा मोड़ आ जाए, तुम्हें इन चीजों की जरूरत पड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सीखना सब कुछ चाहिए। इसीलिए मैंने कहा भी, आई टेक इट लाइक एज अ, कुछ भी मैं सीखती हूँ तो मैं लेती हूँ। ये नहीं है कि मैंने पार्टिसिपेट किया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे फिल्मों में रोल करना, नहीं। एज अ जर्निंग, एज अ लर्निंग प्रोसेस मैंने वो सब सीखा, वो ट्रेनिंग ली कि इससे सीखकर मैं अपनी लाइफ में कुछ अडॉप्ट कर सकती हूँ। और बहुत कुछ वही सीखा, फिटनेस, कि आपका शरीर का ठीक रहना बहुत जरूरी है और आपको मेंटली ठीक रहना, इमोशनली हेल्दी रहना, 3 तरह की हेल्थ बहुत जरूरी है। और अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना, क्योंकि कहते हैं ना अच्छी शक्ल सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ अगर आप कहीं भी जा रहे हो उस हिसाब से अगर प्रेजेंटेबल नहीं हो तो कोई आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा, है ना? राइट राइट। तो एजुकेशन इज अ की ऑफ सक्सेस, ये लर्निंग जर्नी सब आपने बताई है पूरी। लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आजकल है ना कम्युनिकेशन गैप हो गई है, संवाद कम होते जा रहा है घरों में। जॉब से आते हैं, रखते हैं, कभी कभी बच्चे पापा से नहीं मिल पाते, कभी कभी माँ घर वालों से मिल नहीं पाती है। तो इस कम्युनिकेशन गैप के बारे में आप क्या, जनरेशन गैप के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है, कि आप कम्युनिकेशन गैप के बारे में क्या कहना चाहती है? यानी यहाँ से लंदन में जो परी है मैं उनके टच में हूँ, लेकिन यहाँ मेरे बाजू में जो कौन है उससे तो मैं संवाद ही नहीं करती हूँ, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि ये चीज मैं तो बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ, क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं, हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ये सब चीजें हम हमेशा किताबों में पढ़ते आए हैं कि हम समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आजकल वो जगह मोबाइल ने ले ली है। आजकल हमारे फेसबुक पे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, किसी की तो लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, 5000 की लिमिट होती है, वो उतने फुल रहते हैं, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता एकदम। लेकिन रियल लाइफ में उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेशन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बनती नहीं है। और वो हमेशा कहते हैं उनमें कमियां निकालते हैं, पता है वो ऐसा है, वो पता है वो, मैंने तो बहुत कोशिश की निभाने की लेकिन वो ऐसा है। हर रिलेशन में कमी हम निकालते हैं, हर फ्रेंडशिप में। रियल फ्रेंड क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वो अच्छे नहीं। हम हमेशा दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन क्या कभी हम अक्सर लोग जो है अच्छे लोगों की तलाश में रहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन हम उनको तो नहीं अच्छा दोस्त नहीं ढूंढ सकते, अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते, खुद तो अच्छा बन सकते हैं। शायद किसी की तलाश हो जाए,
हम हमेशा अगर अपने से शुरुआत करें तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपसे सभी जुड़ना चाहेंगे, सभी आपके दोस्त बनना चाहेंगे। घर में आप जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं आपकी तारीफ होगी, रौनक लगेगी, है ना। लेकिन अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो लोग इंतजार करेंगे, यार ये कब जाएगी, समझ रहे हो। तो सब कुछ, बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कहती 100%, लेकिन 99% हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ रखें और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। कई बार ठीक है, बुरे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप भी वैसा ही सोचने लग जाओ कि कितना खराब है, कितना बेकार बंदा है, तो वो उसको सेम हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, वैसी ही सोच हम भी उसको दे रहे हैं, तो वो उससे सुधरने वाला नहीं है। और उसके बदले में हम कुछ अच्छा सोचें कि ये कोई बात नहीं, इसको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, हम उसको कुछ अच्छी ब्लेसिंग दें। अब मैं ये नहीं कह रही बोल के दें, हम मन ही दे सकते हैं वाइब्रेशंस, उसका उस पर जरूर असर पड़ेगा। और जो अपने रिश्ते हैं वो प्रैक्टिस हम रोज कर सकते हैं, 5 मिनट हम रोज दे सकते हैं एक रिश्ते के लिए, कि हमने उसके लिए रोज अच्छा सोचना है, उसको अच्छी वाइब्रेशन देनी है। आप ये 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये बहुत असर करती हैं चीजें, कि जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, आपका कोई रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा, उसको आप 3 महीने एक्सपेरिमेंट करिए कि मुझे सुबह शाम हमेशा यही कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा इससे, और मेरी इसके साथ बहुत अच्छी बनती है। आप अच्छी सोच और अच्छी वाइब्रेशन कर दो उसको, वो रेडिएशन उस तक पहुंचेंगी और वो आपके बारे में अच्छा ही सोचना शुरू करेगा। हमें खुद को बदलना पड़ेगा, तो खुद बदलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा। अगर हम बदलेंगे, नजर बदलिए, नजर बदलिए, नजारे बदलेंगे, सोच बदलिए, सितारे बदलेंगे। तो ये बहुत खूब कहा है, बहुत सही कहा परी जी आपने। चलो, बहुत मजा आया हमें। अब मैं जुड़ना चाहूंगी, चैट बॉक्स में मैसेज आया था हमें, सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगी प्रोफेसर सुरेखा जी से, वो आपसे पूछना चाहती है। प्रोफेसर सुरेखा जी, हेलो सुरेखा जी, आप जुड़ी हैं? हाँ नमस्ते। हाँ जी बोलिए सुरेखा जी। हाँ नमस्ते। प्रवीण जी, आप तो लंदन में रहते हो, वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर, ये दोनों के बारे में आपको बहुत, अभी आप बोले कि स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं कि वहाँ स्त्री और पुरुष, लेडीज, गर्ल्स एंड जेंट दोनों का अलग अलग नहीं रहता है, ऐसे सिखाया जाता है। मेरा ये सवाल है कि वहाँ का एजुकेशन है, मैं भी प्रोफेसर रह चुकी हूँ, 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है। वर्क एक्सपीरियंस करके हमारा सब्जेक्ट रहता है कि हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि जो वर्क का एक्सपीरियंस है वो वर्क का एक्सपीरियंस हमारे घर में, लेकिन वहाँ का जो बच्चों को सिखाया जाता है, अब फॉर एग्जाम्पल झाड़ू पोछा करना, बाय द वे रसोई बनाना, पकाना, और अपने घर में खुद के बराबर ही अपने घर की परवरिश करना, ध्यान रखना, ये बात, क्योंकि आपने को मालूम है कि लेडीज को दिया हुआ जो भगवान ने है वो अलग ही है, उसका स्वभाव, उसकी रहन सहन, ये सब अलग है, जेंट्स का अलग है। लेकिन आपने कहा कि वहाँ इंग्लैंड में दोनों सिखाते हैं, तो सिखाते हैं तो घर में वैसे करते हैं क्या? करते हैं तो उनकी मानसिकता कैसे चेंज होती है, हमारे इंडियन लोगों की क्यों नहीं होती? ये मेरा सवाल है आपको रानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और इसका जवाब यही है कि अगेन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ मदर हमारी, कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तू लड़का है। वो अपने लड़के से हम कभी नहीं बचपन से ये सिखाते कि तुझे रोटी पकाना है, तुझे ये काम करना है। हम अपने बच्चों को नहीं वो ट्रेनिंग देते, शुरू से ही हम अपने लड़कियों को वो सब कहते हैं, तुझे अगले घर जाना है, शादी होगी, तुझे ये काम करना है, तुम ये काम करो, वो करो, वो करो, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं सुना कभी कि वो ऐसी कुछ बोलते हैं। वो लड़कों को भी सेम इक्वली ट्रीट करते हैं, लड़कियों को भी। तो एज अ मदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इंडिया में भी शुरू से बचपन से ही अपने लड़कों से भी काम सिखाएं, लड़कों को भी अगर काम सिखाना शुरू कर दें तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं देखती हूँ कि जैसे पीछे रिसेंटली भी रेप केसेस हुए, तो क्यों होते हैं? क्योंकि एज अ मदर हम अपने लड़कों से कभी नहीं पूछते तू कहाँ गया था, इतनी देर से क्यों आया, अंधेरा हो गया था तो तू बाहर क्यों था, अंधेरा हो गया तुझे पता नहीं घर में आना जरूरी है। लेकिन हम लड़कियों से करते हैं ये सवाल। अगर
हमारे लड़के हैं, बचपन से ही हम अपने लड़कों को भी संस्कार दें कि जैसे तुम्हारी बहन है, ऐसे ही हमें दूसरी बहन की, दूसरों की लड़कियों की भी इज्जत करनी है। और जब तुम इज्जत दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी समाज में, और इज्जत से बड़ा बेटा कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ना। और जब भी तुम गलत सोचो, कुछ करो, तो पहले अपने माँ बाप की तरफ देख लेना कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। हम हमेशा बेटी को देखते हैं कि ये शिक्षा देते हैं, लेकिन कहीं मैंने ये नहीं देखा कि हम वही रेस्ट्रिक्शन बेटे पे लगाएं, वही सोच, उसी सोच के साथ हम अपने बेटों को बड़ा करें। तो ये कहीं ना कहीं एज अ मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम वो संस्कार लड़के को अलग देते हैं, लड़कियों को अलग। नहीं, मुझे तो गलती कहाँ है? वो हमारी है कि हमने उनको ये सब सिखाया नहीं बचपन से। लेकिन संस्कार देना माँ का ही काम है क्या? बिल्कुल, खाली माँ, क्योंकि माँ को ही देवी का रूप कहा है। माँ है जो घर को संवारती है, माँ है घर को जो बिगाड़ती है। एक माँ है जो स्वर्ग बना देती है घर को। क्यों? क्योंकि उसको ही इतनी शक्तियां दे के भगवान ने भेजा है कि वो हर रिश्तों को बखूबी निभा सकती है। उसके बावजूद वो घर से बाहर जाकर भी उनके बराबर काम कर सकती है, उतना ही कमाएगी, लेकिन फिर भी वो अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे ऑफिस जाते हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन मेरा क्या होता है तुरंत किचन को संभालना, और उनका क्या होता है तुरंत आते ही टीवी ऑन करना। तो अब मैं बैठ बहस करने लग जाऊं, मैं भी तो तुम्हारे साथ आई हूँ, मैं नहीं थकी क्या, चलो किचन में काम करो। नहीं, मेरी सोच है भी मेरे को तो दैवीय शक्ति मिली है, वो थक गए होंगे क्योंकि उनकी इतनी एनर्जी थी, है ना। तो बहुत कुछ सोच में अगर मैं सोचूंगी कि मैं देवी का रूप हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्तियां हैं, तो मैं तो थकती ही नहीं हूँ, मेरे तो हजारों हाथ हैं। वो सब कुछ सोच के ऊपर है। आप बहुत सारी चीजें आप देखना कि आप सोचने लग जाओ कि मुझे तो जो बराबर वाले को बीमारी है कहीं मुझे ना हो जाए। आप 2 महीने 3 महीने सोचो, आपको ना हो जाए तो गारंटी वाली बात है। तो वही चीज कह रही हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है वो इफेक्ट पड़ता है हमारे बाहरी वर्ल्ड में, कि हमारे अंदर वाले वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हमारी सोच से संकल्प बनता है, मन से सृष्टि बनती है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने परी जी की माँ ही सब कुछ होती है। हमारे जैन समाज में पुलक सागर जी गुरु महाराज है, वो भी वही कहते हैं कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ पूजा की थाली, बिन माँ की जीवन जैसा कि जैसे लगे बगिया बिन माली। उस समाली बगिया को कुछ चौपाई नहीं है अगर वो माली नहीं है तो इतना बड़ा काम जिंदगी में अपनी माँ करती है। बहुत धन्यवाद सुरेखा जी और रानी जी, इतना सुंदर सवाल। अब इसके बाद डॉक्टर सुनीता डाकले हमसे जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर सुनीता डाकले हैं आप? हेलो हेलो परवीन जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा एक सवाल ऐसा था आपके लिए कि आज जो हम देखते हैं जो है उनमें पेशेंस कम है, तो पेशेंस कम होने के कारण वो एडजस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो वहाँ क्लैशेस शुरुआत हो जाती है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? कैसे उन्होंने इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए और कैसे क्लैश कम होने चाहिए? क्योंकि दुबई की एक केस में यहाँ पर थोड़ा बोलती हूँ कि वहाँ दोनों में झगड़ा चला था, डाइवोर्स की केस थी। केस का एक क्षुल्लक कारण था क्योंकि वो लड़का जो छोटा था उसका थोड़ा सा डायपर कौन चेंज करेगा, इससे वो केस थी, एक मामूली सा कारण था। तो दोनों ने एक दूसरे से एडजस्ट किया होता तो ये केस वहां तक नहीं जाती, डाइवोर्स तक। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहती है? नमस्ते डॉक्टर सुनीता जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल लोगों में पेशेंस कम हो गया है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये एडजस्ट करना, आवाज आती है मेरी? हाँ सुनीता जी, आपका सवाल हो गया है। अभी परी जी बोल रही है, रानी जी बोल रही है। जी, मैंने कहा आपका सवाल था कि एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लोग, पेशेंस नहीं रहा लोगों में, पेशेंस कम हो गया है। अगेन ये अलग अलग जो चीजें हैं वहीं आकर जुड़ जाती हैं कि ये पेशेंस कहाँ से आता है, हमारी सोच से आता है। अगर हम सोचते हैं कि वो बच्चा है, चलो उनसे नहीं हो रहा डायपर चेंज,
तो मैंने उसको जन्म दिया, मैं उसकी माँ हूँ। और एक माँ को क्यों कहा गया है कि उसकी पहली टीचर होती है? कभी भी कोई भी बुक खोल के देख लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, माँ पहली टीचर होती है बच्चे की। क्यों? क्योंकि उसी के हाथ में बच्चा पलता है और वही उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। और पहला शब्द क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे किसी से बिहेव करना है, वो सब कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। तो अगर माँ भी बराबरी करने लगती है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। एज अ वो हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं तो प्रॉब्लम नहीं आती है। आदमी बाहर बहुत पैसे कमा सकता है, बाहर की दुनिया को, समाज को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, लेकिन वो बच्चों को और ये घर के काम को इतने अच्छे से नहीं संभालता। बेचारे कोशिश भी जो करते हैं ना, वो हमारे जैसे एक्सपर्ट नहीं बन पाते हर चीज में। जो एक औरत को संपन्नता दिया, इसीलिए कहा ना सर्वगुण संपन्न। कभी सुना है किसी आदमी के बारे में कि सर्वगुण संपन्न होना चाहिए? ये सिर्फ औरत के लिए शब्द बने हैं कि एक औरत सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। तो ये चीजें हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हमारे लिए ही शब्द है, हमें ही इतनी महान दर्जा दिया गया है इस दुनिया में, इस संसार में, तो हम क्यों अपने आप को बराबरी पर तोलने शुरू कर देते हैं? हम अपना लेवल खुद गिराते हैं। तो आप खुद गिराओगे तो कौन उठाएगा फिर आपको? आप ही को अपनी सोच बुलंद करनी है, अच्छा सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सारी जिम्मेवारी, आपका सब कुछ है, नहीं, सिर्फ अपनी सोच अच्छी रखिए। आप अपनी सोच से सब कुछ करवा सकते हो घर में, आप अपने हस्बैंड से सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन उसके प्रति अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करिए कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा, जो भी कहती हूँ ना तुरंत कर देते हैं, कभी ना नहीं कहते। और एक अभी देख, अक्सर हम पहले ये सोचते हैं कि मैं इसको भी कहूंगी, इसने करना नहीं है काम, पहले ही हम सोचते हैं ये और फिर उसको बोलते हैं, तो आपका जवाब फिर ना में ही आएगा, आर्गुमेंट पे बात जाएगी, डाइवोर्शन तक भी जा सकती है कि डाइवोर्स होगा ही होगा। क्योंकि हम पहले ही गलत सोच के काम बताते हैं। अक्सर हम पहले ही मन में सोचते हैं कि इसने करना तो है नहीं, देखती हूँ कैसे नहीं करेगा। पहले ना सोचा अंदर दिमाग के अंदर, फिर उसको बोला, तो आपको फिर वैसा ही आंसर मिलेगा। लेकिन पहले अच्छी रेडिएशन दो, अच्छी वाइब्रेशन दो, उसको पहले दिमाग में अच्छा सोचो और फिर उसको बोलो, वो जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा दिया। इसको ही पकड़ के मेरा है। हाँ सुरेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, इसको ही पकड़ के मेरा एक सवाल है कि जो मैं पूना शिवाजी नगर न्यायालय में ना कौटुंबिक, आवाज कट हो रही सुरेखा जी आपकी। हेलो सुरेखा जी, आपकी आवाज कट हो रही है। ठीक है, शायद से कुछ नेटवर्क इशू है। मैं प्रवीता जी एक सवाल पूछना चाहती है। बोलिए प्रवीता जी। नमस्ते परवीन जी। और मैं आपसे, आप बहुत भजन का बहुत प्रोग्राम रखती है, तो मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन आप थोड़ा सा हमको सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अगर आप बहुत बढ़िया। जी प्रवीण जी बोलिए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा आता
सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा गाया आपने। सुरेखा जी जुड़ गई है आप? हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए जी। हाँ, मेरा ये सवाल था, मैं पुणे शिवाजी नगर पे, मैडम मैं 2 साल ये प्रॉब्लम, लवाद के जो प्रॉब्लम थे, महिलाओं के जो प्रॉब्लम थे, शादी में जो प्रॉब्लम आते थे, शादी होने के बाद, तो ऐसे कौटुंबिक लवाद में मैंने काम किया है 2 साल। वहाँ एक केस आई थी, तो दोनों ही वाइफ हस्बैंड काम को जाते थे, दोनों ही आते थे। आते वक्त माँ क्या करती थी, एक गिलास भर के बेटों को लाके देती थी, और बहू अपना सब छोड़ के सब किचन में जाती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको ऐसा लगा कि ये माँ मेरी भी, मेरे माँ को मैं छोड़ के आई हूँ ससुराल में, मैं भी इतना काम करती हूँ यहाँ, तो मुझे भी ऐसा है कि मुझे भी एक गिलास माँ ने लाके दिया, मेरे सास माँ ने लाके दिया, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। इस कारण से दोनों के झगड़े चल रहे थे, सास बहू के भी हो गए, और दोनों अच्छे पोस्ट पे थे। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सही में? देखो, आपके घर में अगर कोई नया इंसान आता है, क्या आप एकदम से एक्सेप्ट कर पाते हो? 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको उसमें कमियां नजर आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अलग घर से बच्चा आया, उसके संस्कार अलग हैं, उसका काम करने का तरीका सब कुछ अलग है, क्योंकि वो कहीं 20-22 साल से एक अलग तरीके से पल बढ़कर बड़ा हुआ। मानते हो, जो कोई भी लड़की शादी कर दूसरे घर में जाती है, वो टोटली 20-22 साल कैसे रही आपको नहीं पता है। उसकी संस्कार, उसका तरीका, तौर तरीके सब कुछ अलग रहा है। जबकि वो लड़के के घर में आती है, लड़के के अलग रहे हैं, लड़के की माँ के सब कुछ अलग तरीका है। तो उनको आपस में समझने में, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, उतना ही जल्दी सुख शांति घर में आने लगती है। तो ये लड़की को भी अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए, अपने माइंड को ट्रेन करके पहले से ही आना चाहिए कि कुछ भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा नहीं होगा। उनके घर के माहौल को समझना, उनको अपनाना और उनके दिल में जगह बनाना तुम्हारा काम है। तुम उनके घर जा रही हो। ऐसे ही लड़के के परिवार को भी समझना चाहिए कि एक नया मेहमान घर में आ रहा है, एक नया फैमिली मेंबर घर में आ रहा है, और वो तुम्हारे जैसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक नया बंदा, चाहे आप कोई शादी करके लड़की आती है, उसकी बजाय चाहे कोई और गेस्ट ले लीजिए, आपको 2 दिन में 4 दिन में वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको वो कमियां नजर आने लग जाती है उसके अंदर। अरे खा के प्लेट वहीं छोड़ दी, देखो इतना भी अकल नहीं है। अरे उसके संस्कार वैसे ही रहे हैं, 20-22 साल वो वैसा ही बंदा करता रहा है अपने घर में, तो उसको सीखने में, अपनी आदतें चेंज करने में समय लगेगा। उसको वो समय दो, कम से कम 20 साल में जो किया है उसने, 2 साल 4 साल तो लगेंगे चेंज होने में, तो उसको समय तो अपने अनुसार ढालना है। तो उसको डालने के लिए प्यार से ढालना होगा, प्यार से उसको सिखाना होगा। तो यही चीज अगर हम आपसी कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो सास या बहू के बीच में हो, वो एकदम से हम किसी को नहीं समझ पाते। जो दूर से हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब लगते हैं, हम उसको एनालाइज करने लग जाते हैं। और जब एनालाइज करते हैं, तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसे भी तो कर सकता था। और हम घरों में हम देखते हैं कि अक्सर हमारी चाहे माँ हो चाहे सासू माँ हो, वो सोचती हैं कि जो तुम्हारा 70 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक तुम्हारी बहू जो 20 साल की है वो वैसे ही काम करे। अरे वो कैसे पॉसिबल है? तुम्हारा 60 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल का एक्सपीरियंस, उसका 20 साल का, क्या डिफरेंस नहीं होगा काम करने के तरीके में? बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्सेप्ट नहीं, जब तक हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते, ये समझ, ये सोच हमारी नहीं बदलती, तब तक वही प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम बेटियों को पढ़ाते तो साथ में एक और चीज पढ़ाते हैं, तुम किसी से कम नहीं हो, सुनना नहीं है कभी किसी की, और सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो बदलोगे कैसे, समझोगे कैसे अपने आप को। क्या बात है, क्या बात है। जाने हम अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ एक आधी गलत टिप्स भी दे देते हैं, गलत भी सिखा देते हैं। तो वो चीज
बहुत गलत लगती है मुझे। बहुत सही कहा परी जी। आपके साथ वक्त कैसे गुजर गया समझा भी नहीं हमें। इतना सुंदर हर एक पारिवारिक जीवन में आपने जो हमें घटनाएं बताई, आपका खुद का एक्सपीरियंस बताया, रिलेशंस कैसे होने चाहिए वो चाहिए बताया, कि परिवार में सही में कायदा नहीं, मैंने जैसे बोला व्यवस्था होती है, सूचना नहीं समझ होती है, कानून नहीं अनुशासन होता है, भय नहीं भरोसा होता है, शोषण नहीं पोषण होता है, आग्रह नहीं आदर होता है, संपर्क नहीं संबंध होता है, और अर्पण नहीं समर्पण होता है। अगर आपसे ये सब बातें कोई सीख जाए तो मेरे ख्याल से वैवाहिक जीवन में कभी भी किसी के कड़वाहट नहीं रहेगी, और हर एक कोई शख्सियत, कोई नारी हो नर हो, वो अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरती से जिएगा। लाइफ इज ओनली वंस, एंजॉय इट, ऐसी कहने की उसको बारी भी हमारी नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद परी जी, आप हमसे जुटी और आप हमें इतना आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपका बहुमूल्य ऐसा समय, सबसे बहुमूल्य समय रहता है वो आपने हमें दिया। तो जी ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ से मैं इस कार्यक्रम की होस्ट डॉक्टर श्वेता राठौड़ आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आपके आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। वक्त हो चुका है आपसे विदा होने का। कल वापस मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ, नए माता के साथ आपसे जुड़ेंगे। सही हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होता है। तुम रात दिन चिरागों को जलाते क्यों हो, घर चिरागों से नहीं रिश्तों के प्यार से रोशन होता है। ये आज का संदेश परवीन जी ने दिया। बहुत धन्यवाद परवीन जी हमसे जुड़ने के लिए, और श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी अतिथि जो यहाँ पधारे